अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब ये समझते हैं कि AMBL, EBI, SIB और PIR का इम्पोर्टेंट क्या क्या रोल है यूनिप्रॉट में, तो उसको समझते हैं। AMBL, EBI, दूसरी तरफ मैंने क्या बताया, SIB का समझते हैं पहले। AMBL, EBI आपको पता है, यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। SIB क्या है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो होता क्या है जनरल तौर पे अगर देखें, ये दोनों एजेंसीज हैं जो ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे बोथ टुगेदर प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं, पहला है स्विसप्रॉट, दूसरी तरफ क्या है TREMBL। सीधा सीधा मतलब समझते हैं दोनों टर्म्स का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है TREMBL। TREMBL को ट्रांसलेटेड EMBL के नाम से भी पुकारा जाता है, या तो और ट्रांसलेशन ऑफ AMBL सीक्वेंस डेटा लाइब्रेरी, ट्रांसलेशन ऑफ AMBL सीक्वेंस डेटा लाइब्रेरी, या डेटा लाइब्रेरी को आप क्या बोल सकते हैं, और डेटाबेस। ठीक है, डेटा लाइब्रेरी वर्ड की जगह आप डेटाबेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो TREMBL का सीधा सीधा मतलब है ट्रांसलेटेड AMBL और ट्रांसलेशन ऑफ यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी सीक्वेंस डेटाबेस। इसको भी समझेंगे आगे विस्तार में कि ये क्या चीज़ है, विस्तार में समझेंगे। अभी टर्म्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ बस। तो यूनिप्रॉट में AMBL और SIB मिलके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक तो स्विसप्रॉट और दूसरी तरफ TREMBL, दो चीज़ प्रोड्यूस की। अब दोनों का मतलब समझते हैं कि दोनों को प्रोड्यूस करा तो दोनों में क्या क्या है। दोस्तों देखिए, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहले मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं। इन दो व्यक्तियों के पास अच्छी स्किल है और ये बहुत खूबसूरत आर्ट बनाते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं कपड़े के ऊपर। तो इन्होंने क्या करा, एक पीस ऑफ क्लॉथ पे बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया और फिर उसको एक क्या करा, उसकी एक शर्ट बनाई खूब अच्छा सा डिज़ाइन करके, या तो उसका एक ब्लेज़र बनाया। दूसरी तरफ एक मशीन काम कर रही है, दूसरी तरफ मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली एक ब्लेज़र को बना रही है। ब्लेज़र मतलब सर्दियों में जो पहनते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप कॉमन सेंस लगा के बताइए कि कौन सा ब्लेज़र ज़्यादा महंगा बिकेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे काम कम स्पीड से हो रहा है, जहाँ पे मशीन्स काम कर रही हैं वहाँ पे काम ज़्यादा स्पीड से हो रहा है कि नहीं। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई जहाँ लोग काम कर रहे हैं मैनुअल तरीके से, वहाँ पे क्या है, कम प्रोडक्शन होगा ब्लेज़र का। जहाँ पे मशीन्स काम कर रही हैं वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा ब्लेज़र्स का, क्योंकि मशीन काम कर रही है। और इंसान की एक एफिशिएंसी होती है, पूरे दिन में कुछ लिमिटेड काम ही कर सकता है, और मशीन्स क्या है, मशीन्स को 24 घंटे चालू रखो, वो काम करती जाएंगी। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट यही है, जो इंसान बनाएगा हाथ से चीज़ वो डेफिनेटली महंगी होगी, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, और उसमें स्किल्स भी लग रही हैं। अब मशीन में क्या है, एक बार भाई कोड कर दिया किस चीज़ को, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोड्यूस करती जाएगी, प्रोडक्शन उसका होता ही जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा स्विसप्रॉट है उसको कंसीडर किया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड, कंसीडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या है, मैनुअली एनोटेटेड है। ठीक है, मैनुअली एनोटेटेड एंड मैनुअली रिव्यूड, मैनुअली एनोटेटेड एंड रिव्यूड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो भी प्रोटीन सीक्वेंस यहाँ पे आएगा स्विसप्रॉट के पास, स्विसप्रॉट में क्या है, लोग है कुछ ऐसे, ऑब्वियस सी बात है लोग ही काम करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रोटीन सीक्वेंस आया, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है किसी प्रोटीन सीक्वेंस में। यहाँ पे भी कोई ऐसा है सीक्वेंस के ऊपर स्ट्रेच है जो भी कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, बाइंडिंग साइट हो सकती है, एक्टिव साइट हो सकती है किसी भी प्रोटीन की। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हाथ से लेबल की जाती है। लेबल मतलब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऐड की जाती है, इसको बोलते हैं हम एनोटेशन। तो मैनुअली एनोटेट किया जाता है, ये मैनुअली किसी व्यक्ति के द्वारा देख के लेबल किया जाता है। तो जब व्यक्ति काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो लगेगा ही, और वो व्यक्ति एक अच्छे तरीके से इसको काम करता है, इस तरीके से बड़े ध्यान से काम करता है कि प्रोटीन में आगे एनोटेशन में कोई दिक्कत ना आए। और एक व्यक्ति इसको रिव्यू भी करता है फिर देख के कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है कुछ, ठीक है, उस प्रोडक्ट को फिर आगे एक बंदा, मशीन होती है या एक बंदा क्या होता है, रिव्यू करता है कि हाँ वो प्रोडक्ट पास होना है या फेल होना
है कि नहीं, इस तरीके से काम होता है। तो पहले उसको मैनुअली एनोटेट किया जाता है प्रोटीन सीक्वेंस को, उसके बाद उसको फाइनली क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है कि वो गलत है या सही है। तो रिव्यू होने के बाद वो क्या आ जाता है, डेटाबेस में हमारे आ जाता है। इसी तरीके से जो ट्रांसलेटेड EMBL है या ट्रांसलेशन ऑफ EMBL सीक्वेंस डेटाबेस है, उसमें क्या होता है, इसमें जनरली ऑटोमेटिकली एनोटेशन होता है। तो ऑटोमेटिकली एनोटेटेड बट नॉट रिव्यूड। दोस्तों अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था मशीन्स का, तो TREMBL है जो ट्रांसलेटेड EMBL कह सकते हैं इसे आप। तो ये क्या है, टूल्स की मदद से ऑटोमेटिकली एनोटेट किया जाता है, कंप्यूटेशनल टूल्स की मदद से होता है ये सारा काम। लेकिन इसे तुरंत के तुरंत रिव्यू नहीं किया जाता, रिव्यू होने में टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिव्यू तो कोई इंसान ही करेगा, और वो चीज़ क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी वो भी समझ लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत दोस्तों यूँ पड़ी क्योंकि हमें डेटा इंस्टेंटली चाहिए होता है कभी कभी, तो इसलिए हम TREMBL का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डेटा 100% ही सही होता है, इसमें एरर होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, इतने नहीं होते। लेकिन यदि हम बात स्विस प्रोट की करें तो स्विस प्रोट एक कह सकते हैं 99.9% क्या होता है, एक्यूरेट होता है, या तो सीधा बोले तो 99% क्या होता है, एक्यूरेट होता है। इसी तरीके से TREMBL है जो कि कंप्यूटेशनल टूल के द्वारा ऑटोमेटिकली एनोटेट होता है, ठीक है, लेकिन इसे रिव्यू नहीं किया जाता। तो ये फ़र्क है स्विस प्रोट और TREMBL में। यहाँ पे जो प्रोटीन सीक्वेंस होगा वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशनल टूल की मदद से एनोटेशन होगा उसमें, लेकिन रिव्यू नहीं होता वो। जो स्विस प्रोट में कोई भी प्रोटीन सीक्वेंस होता है उसको मैनुअली एनोटेट किया जाता है और रिव्यू भी किया जाता है बाद में। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, TREMBL is made because sequence data was produced at an enormous rate, enormous या high rate, but the ability of Swiss prot was exceeded। दोस्तों इसको आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस डेटा को स्टोर करना है सही तरीके से डेटाबेस में, तो इंस्टेंट स्टोर करने के लिए क्या करते हैं हम, TREMBL का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली एनोटेटेड हो जाता है। टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एनोटेट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये रिव्यू नहीं किया जाता, स्टोर कर दिया जाता है। फिर फाइनली क्या करा जाता है, इसको मैनुअली एनोटेट किया जाता है, और फाइनली इसको फिर क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। फिर ये स्विस प्रोट का हिस्सा बन जाता है। आई बात समझ में? इस चेन को भी विस्तार में भी आपको समझाऊंगा, बस आपको बेसिक्स क्लियर करने, एक तरीके से समझने हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से। और एक चीज़ और है कि भाई दोस्तों, EMBL और SIB के बारे में तो हमने देख ही लिया, अब थोड़ा PIR के भी बारे में देख लेते हैं। PIR अभी मैंने आपको बताया था, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो ये जनरल तौर पे करता क्या है, प्रोड्यूसेस PIR PSD। इसका मतलब बताता हूँ अभी आपको। PIR का मतलब तो हो गया प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, और PSD का मतलब हो गया भाई हमारा प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। तो ये हमारा मतलब हो गया किसका, PIR PSD का। आई बात समझ में? अब PR का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, PIR मेंटेन्स। PIR किसको मेंटेन करता है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस को, मतलब PIR PSD को मेंटेन करके रखता है कौन, PIR, और इसको प्रोड्यूस भी यही करता है, PIR PSD। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और भी कई रिलेटेड डेटाबेसेस को भी करता है, एंड रिलेटेड डेटाबेसेस, कुछ ऐसे डेटाबेसेस जैसे लाइक iPro क्लास का आपने नाम सुना होगा, iPro क्लास, इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। iPro क्लास क्या है, डेटाबेस है किसका, प्रोटीन सीक्वेंस का, डेटाबेस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड क्यूरेटेड फैमिलीज। इतनी बात समझ में आई? अब एक तो यूनिप्रॉट कंसोर्टियम है ना, जो पूरा यूनिप्रॉट कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है संघ, मतलब यूनिप्रॉट का जो हेड है इस टाइम पे वो कौन कौन है, 3 व्यक्ति हैं। यूनिप्रॉट कंसोर्टियम इज हेडेड बाय, या इसको संभालते हैं जो 3 नाम में लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला है एलेक्स बार्टेमैन, आप जिस तरीके से पुकारना चाहे उस तरीके से पुकार सकते हैं, बस लिखा सही होना चाहिए। दूसरे हैं एलन ब्रिज, और तीसरे हैं हमारे कैथी वू। तो ये 3 व्यक्ति हैं जो कि हेड करते हैं यूनिप्रॉट कंसोर्टियम को। और भी इनके अलावा कई ऐसे लोग हैं जैसे कि जो स्टाफ होता है, और जैसे साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड होते हैं जो सलाह देते हैं, उनकी मदद से क्या होता है, यूनिप्रॉट को एक सलाह दी जाती है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे स्टेप उठाइए, आप ऐसे नहीं ऐसे स्टेप उठाइए। ऐसा इसलिए करते हैं, अभी पहले मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। ये सपोर्टेड बाय की स्टाफ एंड रिसीव्स
इनपुट या वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर से समझिए पहले, मान लीजिए दो कंपनी हैं ए और बी। मान लीजिए ए कंपनी कौन सी है, गूगल है, दूसरी कौन सी है, याहू है। आई होप आप लोग इन दोनों नाम से सहमत होंगे। गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन बन चुका है वर्ल्ड का, लेकिन याहू अभी भी पीछे है इससे। दोस्तों एक टाइम ऐसा था, अगर मैं मान लूँ 2006 की बात करें, हम 2006 या 2008 की बात करें, तो ये दोनों का शेयर लगभग बराबर था। फिर गूगल एकदम क्या हुआ, तेज़ी से बढ़ने लग गया बहुत। याहू क्या हुआ, वहीं पे स्टे रहा, एक तरीके से टिका हुआ वहीं पे, इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी अच्छे से। लेकिन गूगल और ज़्यादा बढ़ता गया। याहू जब इतनी ग्रोथ कर रहा था तो गूगल एकदम एडवांस ग्रोथ कर रहा था। ये कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है कि गूगल का जो एडवाइजरी बोर्ड था वो एक्सपर्ट थे बहुत ज़्यादा, और वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे उन चीज़ों को। लेकिन याहू के कई जगह पे देखा जा सकता है फैसले गलत होंगे, इसीलिए ग्रो नहीं कर पाया, पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं हो पाया। तो इसी वजह से कहते हैं कि कोई भी जो डेटाबेस होता है ना, ऐसा नहीं है कि उसको बना के बस छोड़ दिया जाए। फ्यूचर में उसको मेंटेन भी करना होता है, उसको अपडेट भी करना होता है रेगुलर कॉन्स्टेंटली। और ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि एक्सपर्ट लोग ही दे पाते हैं ज़्यादा। तो साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के जो लोग होते हैं, जो लोग सर्विस से रिटायर कर चुके होते हैं लेकिन एक्सपर्ट होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, मान लीजिए कोई प्रोफेसर है प्रोटियोमिक्स में, अच्छी प्रोटियोमिक्स पढ़ाता है, वो रिटायर हो चुका है, तो साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी है, वो रह चुका है। तो वो लोग क्या देते हैं, सलाह देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ये स्टेप उठाइए, उससे क्या होगा, आपका जो ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ेगी और ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगे लोगों तक। और बहुत ज़्यादा एक तरीके से यूनिप्रॉट फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल है, पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो ये और अच्छे से काम करेगा और अच्छे से अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचा पाएगा। यही दोस्तों इनका प्राइमरी गोल होता है, इसीलिए कई लोग की ये सलाह लेते हैं। आई बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि यूनिप्रॉट केबी से स्टार्ट करेंगे, केबी, यूनिरेफ्स और यूनिपार्क। बहुत विस्तार में पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा यूनिप्रॉट कवर करा दूंगा आपको मज़ा आ जाएगा, बस ये समझना। और इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना दोस्तों आपका कि बस आप फिर खुद ही फैसला लोगे, खुद ही, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दूंगा मैं इन लेक्चर से। बस कंडीशन है कि पूरे लेक्चर्स देखिए और एंजॉय कीजिए, आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझिए। एग्ज़ाम तो फिर आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। एमसीक्यू दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप स्कूल्स में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए दोनों को, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए जब तक अपना।